हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने हिस्ट्री की क्लासेस शुरू की थी और उस हिस्ट्री के अंदर हमने पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल को कल मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो उससे आगे के इतिहास को पढ़ेंगे भी। देखिए, कल मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कल जो हमने इतिहास है ना, भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा था। 3 भाग इसके कौन कौन से बनाए थे? एक तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, और दूसरा कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक। अब जो प्रागैतिहासिक काल था, इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर कौन से मतलब लोग थे, किस प्रकार के हथियार रखे थे, इसका हमें पता कैसे चला था? तो ये सारी बातें है ना, हमने किससे? अवशेष के आधार पर अनुमान लगाया है कि खुदाई की, उन खुदाई से अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग थे। और यहाँ की जो सभ्यता थी या काल था वो कौन सा था? पाषाण काल था। ये मैंने आपको कल अच्छे से वीडियो में बता दिया था। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे ना वो है कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल है ये, इसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो किस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई थी? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में है ना सब, यानी कि बातें तो बहुत सारी मिली हैं, अभी लिखित में भी इनकी बहुत सारी बुकें मिली हैं, लेकिन उनके अंदर जो मतलब लिखाई थी या फिर उनकी जो बनावट थी ना वो क्या है, हमारे समझ में नहीं आई कि उसके अंदर लिख क्या रखा है। मतलब क्या है, जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये क्या है, इसका लिखित विवरण प्राप्त हुआ हमें अच्छे से, बट क्या नहीं किया गया, ये पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इसको क्या नहीं कर पाए, हमें पढ़ नहीं पाए हैं। सिर्फ इसका भी हमें कैसे अनुमान लगाया है? अवशेष के आधार पर, खुदाई के आधार पर, यानी कि अवशेष जो खुदाई की उनके अवशेषों से ही हमने क्या है इसका अनुमान लगाया कि यहाँ पर भी क्या है कि किसी टाइम पर क्या थी, कोई सभ्यता पनपी थी और यहाँ के लोग हैं उनका रहन सहन इस प्रकार का था। और मूर्ति वगैरह जो मिली उस कारण से हमें पता चला कि यहाँ की जो सभ्यता है वो प्रधान कौन थे इनके अंदर, माता प्रधान थी या पिता प्रधान था। ये सारी बातें हमें किसके आधार पर? अवशेषों के आधार पर पता चला है। अब जो इसके अंदर है ना, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर क्या है कि वो 2 सभ्यताएं पनपी थी भी। 2 सभ्यता कौन कौन सी आती है इसके अंदर? एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले है कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरी सभ्यता इसी के अंदर आती है कौन सी? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं कौन से काल के अंतर्गत आती हैं? ये दोनों सभ्यताएं आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन यहाँ पर है ना, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी भी बातें लिखित में प्राप्त हुई और वैदिक सभ्यता है इसकी बातें भी लिखित में प्राप्त हुई थी। लेकिन वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है हमें कहाँ से प्राप्त हुई? इनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो 4 वेद आते हैं हमारे, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और सबसे नवीन वेद माना जाता है कौन सा? अथर्ववेद। इन वेदों के आधार पर हमें अनुमान लगाया या पता चला, या फिर इनका लिखित में विवरण भी प्राप्त हुआ, उससे हमें पता चला कि ये लोग थे, यहाँ की सभ्यता है इस प्रकार की थी। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का हमें लिखित में तो बहुत सारी बातें मिली हैं, लेकिन उसका क्या है, उसको हम समझ नहीं पाए, उस जो भी लिख रखा था उसको। और इस कारण से सिर्फ हमें अवशेष के आधार पर ही क्या किया था? अनुमान लगाया था कि यहाँ पर क्या है, ये सभ्यता पनपी थी। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमान लगाया हमें किसके आधार पर? अवशेषों के आधार पर। तो सबसे पहले क्या है, ये खुदाई किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की? सभ्यता क्या होती है, किसे कहते हैं सभ्यता? तो सभ्यता यानी कि वो दुनिया, यानी कि किसी टाइम पर क्या है कि वहां पर क्या थी, पनपी थी या विकसित हुई थी, और आगे जाकर के किसी कारण से क्या है कि उसका क्या हो गया, यानी कि वो सभ्यता समाप्त हो गई या उसका विनाश हो गया था, तो उसको क्या कहा जाता है? सभ्यता बोला जाता है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसकी खोज करने वालों की बात आती है कि सबसे पहले इसके बारे में किसने पता लगाया था? तो सबसे पहले एक अंग्रेज की बात आती है। कब? 1826 में। 1826 के अंदर कौन व्यक्ति थे भाई? चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। चार्ल्स मेसन या चार्ल्स मेनन। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या है, एक टिल्ला खोजा था। और टिल्ला कहाँ खोजा था? देखिए ये है
देखिए यहाँ पर खोजा था इन्होंने टिल्ला, कहाँ, इस वाले एरिया के अंदर। अब तो ये कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर आता है, लेकिन उस टाइम पर क्या था, ये सारा भाग एक ही था। तो यहाँ पर एक टिल्ला खोजा गया और उस टिल्ले की तरफ, मतलब किस व्यक्ति ने खोजा था वो टिल्ला, चार्ल्स मेनन ने, ठीक है, चार्ल्स मेनन नामक व्यक्ति ने इस टिल्ले की क्या की थी, खोज की थी। लेकिन इसने क्या है, मतलब उस टाइम पर मतलब बहुत ज्यादा भगदड़ हो गई कि भाई इस व्यक्ति ने क्या है कि एक टिल्ला खोजा है, और फिर बाद में क्या है कि टिल्ला ही तो खोजा है, इससे मतलब इसमें कोई और मतलब ऐसी चीज तो नहीं खोजी इसने। फिर क्या कर दिया, मतलब यानी कि इस स्थान को या इस टिल्ले को खोजा गया, लेकिन बाद में क्या है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई, हमारे भारतीयों ने तो खोजा भी नहीं था, इस कारण से। और दूसरा क्या है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारा हित ही नहीं चाहते थे, इस कारण से इन्होंने क्या कर दिया, उस बात की तरफ, मतलब टिल्ला देखा और फिर उस बात को क्या कर दिया, वहीं पर ही दबाव दिया या उसको वहां पर ही समाप्त कर दिया। आगे जा करके, ठीक है, यानी कि कराची से लाहौर तक, यानी कौन से भाग में, इसी वर्तमान पाकिस्तान के अंदर ही, और कराची से लेकर के कहां तक, लाहौर तक क्या बिछानी थी, रेलवे लाइन बिछानी थी। और कब, 1856 के अंदर। 1856 में दो भाई हैं, ब्रेटन भाई हैं भी वो दोनों, ठीक है, जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन, दोनों भाइयों ने क्या है कि कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवानी थी। और उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, ईंटों की जरूरत पड़ी। अब ईंटों को आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यहाँ की, और फिर क्या किया गया, इसके आसपास वाले जो भी एरिया था ना, उन खंडरों को खुदवा दिया गया। जो भी मतलब खंडर थे उन सभी को क्या किया, खुदवाया गया, और यहां से क्या कर ली, ईंटें निकाली और क्या कर दिया, रेलवे लाइन बिछाई गई। तो ये 1856 में किस व्यक्ति के द्वारा भाई, ये ब्रेटन बंधु, ठीक है, ब्रेटन भाइयों के द्वारा कार्य किया गया। और ये कार्य 1826 में किसके द्वारा, अंग्रेज व्यक्ति कौन थे, चार्ल्स मेसन थे। इसने एक टिल्ले की खोज की थी सबसे पहले, और इसने क्या है, यानी कि यहाँ क्या करें, ये जो आसपास के खंडर थे उन स्थानों की क्या करी थी भाई, इसने खुदाई की थी। किसके लिए, आवश्यकता, ईंटों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। अब आगे जाकर के कब, ये बातें हो गई, फिर आगे जाकर के भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व, ठीक है, तत्व विभाग की क्या की गई, स्थापना। कब की गई इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1861 ईस्वी के अंदर। 1861 में इसके जो मतलब जो स्थापना की थी ना, वो स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, कनिंघम ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। अब इस टाइम पर 1861 में स्थापना कर दी। फिर आगे जाकर के कब भाई, 1924 के अंदर आगे जाकर के कौन, यानी कि इसका जो महानिदेशक बनेगा, और महानिदेशक कौन बने, ये जॉन मार्शल, ठीक है, कौन बने भाई, जॉन मार्शल क्या बने आगे, इसके महानिदेशक बने। और इसने क्या है, यानी कि इस व्यक्ति ने क्या किया, फिर इस जो यहाँ के जो खंडर खुदवाए गए थे ना, उन खंडरों को नाम दिया था। क्या नाम दिया इस जॉन मार्शल ने, कि भाई ठीक है, ये जो स्थान खोज दिए है ना, तो इसका तो कुछ नाम तो रखना पड़ेगा भाई, सभ्यता थी यहाँ पर, पनपी हुई थी, तो इसका क्या नाम रखें। तो इन्होंने नाम रखा क्या, यहाँ पर एक नदी बहती है, और वो नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। तो इसने कहा भाई सिंधु नदी के आसपास का एरिया हमने खोजा है, खुदाई की है, या कुछ मतलब यहाँ से खनन वगैरह किया है, तो क्या कर दो, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दो। तो इस कारण से इस जॉन मार्शल के कहने पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्या है कि खंडर खुदवाए थे, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। तो ये एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले एक टिल्ले की खोज 1826 में किस व्यक्ति के द्वारा, जो ये चार्ल्स मेसन के द्वारा। 1856 में ब्रेटन भाई जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन दोनों ने किसके लिए, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने के लिए खंडरों की, यानी कि ईंटों की आवश्यकता थी, इस कारण से खंडर खुदवाए गए। अब यहाँ पर फिर क्या है कि स्टॉप लगा दिया, ठीक है। आगे जाकर के भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इस भारतीय पुरातात्विक विभाग ने कहा कि जो यहाँ पर आपने जो रेलवे लाइन बिछाई है ना, यहाँ तो पहले क्या है कि मतलब एक अच्छी सभ्यता विकसित थी, और आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ नीचे दबा दिया। फिर आगे जाकर के किसने, इस व्यक्ति ने मतलब उस सभ्यता का क्या विकास करना शुरू कर दिया। आगे 1921 में है ना, 1921 में एक स्थान खोज दिया गया, और कौन सा स्थान खोजा गया था, यहाँ पर हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थान की
खोज कर दी। फिर आगे 1922 में जाकर के क्या है ये मोहनजोदड़ो नामक स्थान खोज दिया गया। तो आगे जाकर के फिर किसने, यानी कि जॉन मार्शल ने कहा कि ये मतलब स्थान खोजने शुरू हो गए थे भाई, 1921 से स्थान खोजने शुरू कर दिए थे। तो फिर आगे जाकर के इसने कहा कि इसका कोई नाम तो रखो। तो इस कारण से क्या है कि जॉन मार्शल ने कब 1924 के अंदर और इसका नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। लेकिन इसके क्या है कई नाम आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के और नाम कौन कौन से हैं कि और किस किस नाम से ये जानी जाती है। तो सर दूसरा नाम इसका आता है क्या, एक तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता है और दूसरा जो नाम आता है इसको बोलते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा इसका नाम क्या आता है भाई, इसका नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अगला जो नाम आता है इसका और वो है कौन सा, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अगला जो इसका नाम है एक और नाम आता है और वो क्या है, मातृसत्तात्मक सभ्यता या मातृ सभ्यता, मातृ सभ्यता। ठीक है, और एक नाम आता है इसका क्या, सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। ये सारे नाम हैं, ये कौन सी सभ्यता के हैं, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम आते हैं। सिंधु घाटी नाम रखा क्यों, क्योंकि इसके ज्यादा स्थान कहां पर खोजे गए, सिंधु के किनारे खोजे गए थे, इस कारण से। दूसरा हड़प्पा इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका पहला जो स्थान खोजा था ना कब, 1921 में, और पहला स्थान कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा था। किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था, ये दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया था। इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पा रख दिया। इसके बाद इसका क्या है कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों रखा, क्योंकि ये जो लोग थे ना इसमें क्या करते थे, मतलब जो धातु प्रयोग में लाते थे ना, तो सबसे ज्यादा इन्होंने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, कांसा धातु। कांसा किस प्रकार की धातु है, एक मिश्र धातु है, किसके, तांबा और टिन से मिलकर के बनी हुई है। तो इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया, कांस्य युगीन। अब नगरीय सभ्यता का नाम क्यों रखा गया था, नगरीय सभ्यता, क्योंकि इस ये जो स्थान खोजे थे ना, ये स्थान क्या है, ये बिल्कुल क्या थे भाई, पास पास में थे, इस प्रकार से। और पास पास में होने के कारण से क्या है कि हमने अनुमान लगा लिया कि ये जो मतलब यहाँ जो सभ्यता थी ना, मतलब कि इस प्रकार की थी भाई, यहाँ पर सुख सुविधाएं सारी थी। इस कारण से इसका नाम क्या कर दिया, एक नगरीय सभ्यता नाम रख दिया। आगे जाकर के इसका मातृ सभ्यता नाम क्यों रखा, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ना, इसमें हमने जो खुदाई की थी ना, इसमें सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां मिली थी, सबसे ज्यादा देवियों की क्या है, या महिलाओं की, नारी की सबसे ज्यादा मूर्ति मिली थी। इस कारण से हमने अनुमान लगाया कि ये जो समाज था यहाँ का, वो समाज किस प्रकार का था कि इसमें स्त्री प्रधान होती थी, माता प्रधान होती थी। जैसे कि आज वर्तमान में हमारे समाज के अंदर कौन प्रधान है, पिता प्रधान होता है, पितृसत्तात्मक समाज है। इस प्रकार से उस टाइम पर कैसा समाज था, माता प्रधान थी। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, मातृ सभ्यता। अब जो सरस्वती सभ्यता, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सरस्वती सभ्यता है ना, हरियाणा में भी बात कर लो, हमारे भारत के अंदर भी इसके जो ज्यादा स्थान खोजे गए थे ना, वो स्थान कहाँ पर है, सरस्वती नदी के आसपास वाले एरिया में खोजे गए थे, या यहाँ पर यह सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। इस कारण से इस सभ्यता के ये नाम आते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, यानी कि अकेला ये नाम रट के मत बैठना, ये और भी इनमें से क्या है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमें अच्छे से पता है, इन तीनों को बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों नाम भी ध्यान रखना भाई, ये ना दे करके ये भी दे सकता है। इस कारण से इसके सारे उपनाम याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने इसके नाम रख दिए, यानी कि जहाँ तक या जिसके जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुई, सबसे ज़्यादा इसका वर्णन मिला, उसके आधार पर हमने इसका नामकरण कर दिया। कैसी थी ये, यानी कि हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया या कांस्य युगीन सभ्यता नाम रख दिया। अब देखिए ये जो सभ्यता है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, यानी कि इसका विस्तार बताइए कहाँ से कहाँ तक था।
किस एरिया में? अब कोई तो बोल रहा है कि ये ज्यादा सिंधु नदी के आसपास में थी, कोई कह रहा है कि ये कहाँ सरस्वती नदी के आसपास तक थी। तो इसका अंतिम छोर कहाँ तक था? जैसे कि भारत में ये ज्यादा फैली हुई थी, तो भारत में इसका अंतिम स्थान कौन सा आता है, कहाँ तक फैली हुई थी? तो इस कारण से यानी कि इसका जो विस्तार आता है ना, वो विस्तार कैसा मिलता है भाई? त्रिभुजाकार में मिलता है। अब त्रिभुजाकार में मिलता है तो त्रिभुजाकार कैसे मिलती है ये? अब देखिए, यानी कि ये जो सभ्यता थी ना, ये भारत के अंदर कहाँ तक फैली हुई थी? यहाँ की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर थी, और पाकिस्तान में इसका अंतिम जो स्थान था ना, ये वाला, ये बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है, और ये स्थान था कौन सा? सुतकांगेडोर। ठीक है, कौन सा स्थान है? सुतकांगेडोर। इसका अंतिम पश्चिम में स्थान आता है बलूचिस्तान में। और उत्तर में बात करें तो उत्तर में इसका स्थान यहाँ पर कौन सा आता है? कश्मीर के अंदर आता है ये भाई। और कश्मीर में कौन सा है? मांदा। मांदा नामक स्थान तक क्या है? ये उत्तर में फैली हुई थी। और इस साइड में अगर जाएं तो यहाँ पर कहाँ तक फैली हुई थी? ये यूपी वाला एरिया है यहाँ पर। और यूपी में कहाँ? यहाँ एक स्थान आता है यूपी में, मेरठ के अंतर्गत, और उस स्थान का नाम क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर तक ये फैली हुई थी। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में इसका स्थान कौन सा आता है? यहाँ महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और महाराष्ट्र में ये जो स्थान है ना, वो कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद, या फिर आपको ये नाम भी मिल सकता है दाइमाबाद। तो यहाँ तक फैली हुई थी ये सभ्यता, कौन सी? सिंधु घाटी। इस आकार में क्या है? ये सभ्यता विकसित थी। तो इसका आकार कैसा माना जाता है? त्रिभुजाकार। मतलब क्या है? इसकी चौड़ाई ज्यादा थी और लंबाई क्या है? इसकी कम थी। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई बताइए। तो इसकी लंबाई तो आती है कितनी भाई? 1400 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई इसकी आती है कितनी? 1600 किलोमीटर। दोनों ध्यान रखनी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई की बात आती है, और पूर्व से पश्चिम इसकी क्या है? चौड़ाई की बात आती है। तो चौड़ाई इसकी क्या थी? लंबाई से ज्यादा थी, ये ध्यान रखना। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, और चौड़ाई आती है कितनी इसकी? 1400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तर में बात करें तो ये वाला स्थान कौन सा है? मांदा। दक्षिण में बात करें तो ये वाला स्थान है कौन सा? दाइमाबाद या दैमाबाद। पूर्व में बात करें तो ये स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। और यहाँ पर बात करें पश्चिम में तो ये स्थान कौन सा है? सुतकांगेडोर। अब ये तो स्थान थे, यहाँ पर या तो स्टेट के बारे में पूछ लेंगे या फिर स्थान पूछ लेंगे। लेकिन ये जो स्थान है ना, ये कौन सी नदी के किनारे मतलब फैले हुए थे या बसे हुए थे? जैसे कि मांदा स्थान है, मांदा स्थान कहाँ पर फैला हुआ था? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? या फिर आलमगीरपुर है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मांदा स्थान है, ये कहाँ? यहाँ पर नदी आती है भाई, कौन सी? चिनाब नदी। या नदी से सीधा क्वेश्चन कर देंगे कि कौन सी नदी से कौन सी नदी तक फैली हुई थी ये सभ्यता। तो उत्तर में तो कहाँ तक? चिनाब नदी तक। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कहाँ तक आती है ये? दक्षिण में दैमाबाद जो स्थान है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी। और यहाँ की बात करें तो ये वाला जो स्थान है, ये कौन सी नदी के किनारे आता है भाई? हिड्डन नदी के किनारे, यूपी में हिड्डन नदी। और ये वाला जो स्थान है, ये स्थान कौन सी नदी के किनारे आता है? दास्क नदी। ठीक है, दास्क नदी के किनारे बसा हुआ स्थान था ये वाला। तो यहाँ ये क्या है? इनके अंतिम स्थान है। जैसे कि भारत का विस्तार की बात आती है ना, कि भारत का उत्तरतम स्थान कौन सा है, दक्षिणतम स्थान कौन सा है, पूर्वोत्तम स्थान कौन सा है और पश्चिमतम स्थान कौन सा है। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थान आते हैं। अगर ये सीधे याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये ऐसे याद नहीं होते हैं ना, तो इनको एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं भाई हम। ठीक है, जैसे कि न्यूज, न्यूज क्या है हमें पता है अच्छे से। न्यूज से क्या बनता है? यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और क्या है? साउथ। चारों दिशाओं की जो बातें बताती है उसको क्या कहते हैं? जो समाचार या हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूज कहते हैं। और श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम क्या आता है भाई? यशोदा, यानी कि यशोदा। और इस यशोदा को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, माँ, और माँ क्या? माँ आसुदा।
ठीक है, माँ यशोदा को माँ असुदा के नाम से याद कर लो, आराम से याद हो जाएगी। माँ असुदा है, माँ असुदा क्या करती है, न्यूज पढ़ती है। ठीक है, यानी कि माँ असुदा हमेशा क्या करती रहती है, न्यूज पढ़ती रहती है। तो माँ से स्थान कौन सा है, मांदा, और अन से स्थान कौन सा, कौन सी दिशा के अंदर, नॉर्थ में। अच्छा, आ से स्थान कौन सा है, आलमगीरपुर, और कौन से स्थान, किस दिशा के अंदर, ईस्ट यानी कि पूर्व में। इसके बाद सु से स्थान कौन सा आता है, सुत कांगेडोर, और कहां की बात करें यानी कि डब्लू से कौन सी दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम में। इसके बाद दा से स्थान आता है कौन सा, दैमाबाद, और दैमाबाद कहां पर आता है, ये साउथ यानी कि दक्षिण में। तो इस तरह से हम इसके आधार पर भी क्या है, इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको ये नाम याद रखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस ट्रिक को याद कर लो। माँ आसुदा क्या करती थी, न्यूज पढ़ती थी। इससे इसके क्या है, विस्तार याद हो जाएगा अच्छे से। तो किस आकार में था विस्तार इसका, त्रिभुज आकार में, और कहा, माँ आसुदा के नाम से। और इसकी चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर, और क्या आती है इसकी, 1600 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए हमने है ना, मतलब ये जो सभ्यता खोजी थी, इसकी जो क्या है, इसके जो लिखित में विवरण प्राप्त हुआ था ना, वो लिखित में किस प्रकार की लिपि में लिखा हुआ था, यानी कि जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, किसके आधार पर इसको लिखा गया था, कैसी लिपि थी। इसमें है ना, मतलब लिखित में ये अक्षर वगैरह नहीं थे भाई। जैसे कि हम क्या है, मतलब अपने भाव वगैरह प्रकट करते हैं ये व्हाट्सएप पे मान लो, या फिर किसी और भी जो ऐप वगैरह होते हैं उनके अंदर, तो मतलब अपने भावों को दिखाने के लिए किसी भी मतलब किसी चीज का भी स्टिकर लगा देते हैं ना, उसी तरह से क्या है कि इसमें भी क्या मिले थे, स्टिकर, चिन्ह प्राप्त हुए थे। और उन चिन्हों से ही हमें पता चला था कि यहाँ पर क्या है कि इसके प्रकार के क्या है, ये लोग वगैरह थे। तो ये जो चित्र थे, इनकी जो ये लिपि थी ना, मतलब इनके जो लिखने का जो ढंग था, वो ढंग कैसा था, तो वो था भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिखने का ढंग कैसा है, भाव चित्रात्मक। ठीक है, अब किस प्रकार से लिखी जाती थी ये लिपि इनकी, तो ये लिपि इस प्रकार से लिखते थे भैया, इस तरह से इनको लिखा जाता था, सर्पिला आकार में। ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है इनकी पहली, जैसे कि हम तो कहाँ से शुरू करते हैं, इस लाइन से, इस साइड से शुरू करते हैं, वहां जाकर के कंप्लीट करते हैं, फिर कहाँ से शुरू होते हैं, यहीं से शुरू होते हैं, है ना। लेकिन ये क्या करते थे, ये इस एरिया से शुरू होते थे, इस भाग से शुरू होते थे, और यहाँ पर आकर के कंप्लीट, फिर इसी स्थान से शुरू होते, फिर इस तरह से क्या है, ये चलते थे। तो पेपर में पूछा जाता है कि इनकी पहली पंक्ति है वो किस साइड से किस साइड में, किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती थी। तो पहली पंक्ति तो आती है इनकी कैसे, पहली पंक्ति तो इस साइड में, ये वाला हमारा कौन सा, दाया, और ये वाला कौन सा, बाया। तो पहली पंक्ति कहां से, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। और दूसरी जो पंक्ति लिखी जाती थी वो कैसे, बाएं से दाएं। ठीक है, कैसे लिखते थे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इस प्रकार से लिखने का ढंग कैसा था, भाव चित्रात्मक, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। इस कारण से हम उस चीज को समझ नहीं पाए कि उसके अंदर क्या बोल रखा है या क्या चीज लिख रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, समाज की बात करें तो इनका समाज कैसा था, जो लोग थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के, इस सभ्यता का समाज कैसा था। तो समाज कैसा है भाई, कौन प्रधान था यहाँ पर, माता प्रधान थी। इस कारण से समाज को क्या कहा जाता है, मातृसत्तात्मक। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, और इनके मुख्य जो व्यापार थे, व्यापार क्या था भाई, मतलब व्यवसाय क्या करते थे, किसका कैसा कार्य करते थे ये, तो हमने देखा है, यानी कि मकान क्या थे, आपस में मतलब एक दूसरे से सटे हुए थे, और सटे हुए थे तो हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई नगर था, और नगरीय सभ्यता होने के कारण नगर कहाँ पर होगा, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, और नगरों के अंदर क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना। ठीक है, क्या करना है भाई, व्यापार करना। और गौण व्यवसाय की बात करें ना, तो गौण व्यवसाय इनका क्या था, कृषि करना। ठीक है, कृषि करना इनका क्या था, ये गौण व्यवसाय था। तो ये सारी बातें क्या है, यानी कि किससे संबंधित है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी इस चीज से संबंधित, यानी कि समाज में किस प्रकार के लोग थे। अच्छा, ये जो समाज है ना, यहाँ पर क्या है कि समाज के अंदर
क्या चीज की प्रधानता थी, यहाँ पर वेश्यावृत्ति सबसे ज्यादा थी भी, और व्यक्तियों को मतलब मारा भी जाता था, मरने के बाद क्या है उनको क्या कर दिया जाता था, दफनाया भी जाता था, और सबको क्या करते थे ये जलाया भी करते थे। तो दोनों ही प्रकार की, और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति मतलब बहुत क्या थी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलन में थी। तो ये सारी बातें किससे संबंधित आती हैं, ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इस चीज से। आगे इसके कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, ये सारी बातें हम कल कौन से स्थान की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, कौन कौन से स्थान कहाँ पर स्थित हैं, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में बार बार क्या है पहुंचती रहे, और हमें भी क्या है कि मोटिवेट मिलता रहे, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ज्ञान है वो हम आपको उपलब्ध करवाएं। ठीक है, थैंक यू।